नमस्कार दोस्तों आज हम झारखंड बोर्ड के यानी कि जय हमारे बोर्ड के इंटर बोर्ड परीक्षा के 2026 के दोस्तों जो मॉडल पेपर जारी हुआ था दोस्तों, अर्थशास्त्र का यानी कि इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर जारी हुआ था दोस्तों, आज दोस्तों हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें देखेंगे यानी कि एमसीक्यूज देखेंगे दोस्तों। यही जो एमसीक्यूज हैं आपके परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, इसमें सारे एमसीक्यू कराए गए हैं दोस्तों। मैं इसका आपको सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, सब्जेक्टिव ऐसे कराऊंगा कि आप जब जाएंगे पेपर में ना तो आपको सारा याद रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 2025-26। आप यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है ना 2025-26। तो दोस्तों यही है 2025-26 हमारा मॉडल पेपर, और जो 80 नंबर का आएगा टोटल और 3 घंटे का होगा। इसमें हम सभी जानते हैं दोस्तों 30 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। आप देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है 30 मार्क्स के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, प्रत्येक का 1 अंक होता है। यानी कि 30 नंबर के हमारे क्या होंगे, हमारे सिलेबस के जो एमसीक्यू हैं और 30 नंबर के हमारे इस पेपर में आएंगे। तो आइए देखते हैं हम इसी 30 नंबर के जो हमारे एमसीक्यू हैं जो मॉडल पेपर में दिए गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो आप उसका भी कमेंट करिएगा। दोस्तों जो हमारा पहला एमसीक्यू है क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का, वह यह है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि जो उत्पादन संभावना का वक्र की ढाल क्या है। जो हमारी उत्पादन संभावना होता है यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है उसकी वक्र की ढाल कैसी होती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट हमारे जो कर्व होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का वो होता है। अगला हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल है। तो दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से सभी। यानी कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल प्राइस डेफिनेशन और स्मॉल यूनिट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। छोटी से छोटी इकाई, व्यक्तिगत इकाई और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण का हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें इनमें से सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा थर्ड एमसीक्यू है व्हिच आर अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि जो एक अर्थव्यवस्था होती है उसकी केंद्रीय समस्या क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कब सभी, यानी कि संसाधन का आवंटन, आर्थिक विकास, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, ये सभी क्या है, ये ऑल ऑफ दिस जो है क्या है, हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसकी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये तीनों मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पर दी गई हैं। तो हमारे जो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जनरली एन इनडिफरेंस कर्व इज, यानी कि आमतौर पर एक उदासीनता का वक्र है, यानी कि उदासीनता वक्र कैसा होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल बिंदु की ओर उत्तल, यानी कि कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ठीक, यानी कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, यानी कि मूल बिंदु की ओर हमारा मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है जो हमारा उदासीनता कर्व होता है। जो हमारे कर्व होते हैं इनके हमसे बहुत सारे मतलब ढाल पूछे जाते हैं, इसका ढाल कैसे होगा, तो जितने भी कर्व हैं उसका ढाल आप याद कर लीजिएगा। अगला हमारा एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है जनरली द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज, यानी कि जो डिमांड कर्व का यानी कि जो हमारा आमतौर पर एक मांग का वक्र की ढाल है वो कैसी होती है। ढाल मतलब जो हमारा स्लोप होता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक, यानी कि जो स्लोप होता है डिमांड कर्व का वो पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन द 5th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूटिलिटीज रिलेटेड टू, यानी कि उपयोगिता किससे संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मानव आवश्यकता की संतुष्टि से, यानी कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। ऑप्शन नंबर सी इसमें यूटिलिटी वाले में सही है, क्योंकि जो यूटिलिटी है वो मानव आवश्यकता की संतुष्टि से संबंधित है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो बताइए, मतलब एक बार बता दीजिएगा कि मैं इंग्लिश में अपना जो आगे का पेपर है उसे लाऊं या ना लाऊं, क्योंकि दोनों स्टूडेंट हैं इसमें ना, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले। तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले अगर दोनों हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि मैं अपने जो आगे के क्वेश्चन पेपर्स लाऊं, जो आगे के एमसीक्यूज कराऊं, जितने भी वीडियो आगे के झारखंड बोर्ड के, तो उसमें मैं हिंदी में पढ़ाऊँ या इंग्लिश में या दोनों में पढ़ाऊँ। तो आप प्लीज़ एक बार हमें बताइएगा कि हम किस में वीडियो लाएँ। हमारा अगला प्रश्न है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड नेसेसरी गुड्स इज, यानी कि इलास्टिसिटी फॉर द ऑफ द डिमांड्स फॉर नेसेसरी गुड, यानी कि जो हमारे आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है वो कैसी होती है। मतलब जो हमारी आवश्यक वस्तुओं की जब हम मांग की लोच बनाते हैं तो वो कैसा रहता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, इकाई से कम, यानी कि क्या रहता है हमेशा लेस देन यूनिटी। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन दी प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ। तो इसमें पूछा जा रहा है, हिंदी मीडियम वाले सुन ले, उत्पादन
फलन में उत्पादन किस प्रकार का फलन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्पादन के साधन, यानी कि जो उत्पादन फलन होता है किसका फलन होता है? ये उत्पादन के साधन का फलन होता है, यानी कि बी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि हमारा 9th क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट, यानी कि मनी कॉस्ट में यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक लागत में शामिल है? मौद्रिक लागत में इसमें से कौन सा शामिल है चारों में से? तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अस्पष्ट लागत, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी कि जो हमारे अस्पष्ट लागत होता है वो हमारे मौद्रिक लागत में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है? तो हम सभी जानते हैं जो हमारे कच्चे माल की लागत होती है और क्या होती है वो स्थिर लागत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कच्चे माल की लागत सही है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बिकॉज द प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑलवेज नॉट फिक्स्ड। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, if other problems are remaining same, the quantity supply of a good increase by 6% due to an increase in its price by 5%, what will be the value of price elasticity of supply, यानी कि हिंदी में बोले तो यदि अन्य बातें समान है तो किसी वस्तु की कीमत 5% की वृद्धि के कारण उस वस्तु की मात्रा में 6% की पूर्ति की गई है तो पूर्ति की कीमत लोच का मूल्य क्या होगा? तो यानी कि इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, सप्लाई की इलेक्ट्रिसिटी पूछा जा रहा है, यानी कि प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1.2, यानी कि 1.2 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन 11। अगला हमारा प्रश्न है, इन शॉर्ट रन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म सफर लॉस व्हेन, यानी कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है तब, यानी कि कब एक अल्पकाल में क्या होती है, जो पूर्ण प्रतियोगी फर्म होती है उसको हानि होती है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, जो कि है व्हेन पी इज ग्रेटर देन एस, यानी कि द फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, इफ द मार्केट डिमांड एंड market supply of a good are respectively D and S, then the market equilibrium can be so by which of the following situation, यानी कि हिंदी में बोले तो यदि बाजार की मांग और एक अच्छे की बाजार की पूर्ति क्रमशः D और S है तो बाजार संतुलन को निम्नलिखित बिंदुओं में से किस स्थिति में दिखाया जा सकता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें जो है ए, यानी कि D इक्वल टू यस, इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज, इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई द टेंडेंसी ऑफ द प्राइस ऑफ अ गुड इज, यानी कि एक्सेस सप्लाई के केस में, यानी कि पूर्ति की अधिकता की स्थिति में एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति है, यानी कि जब पूर्ति की अधिकता हो जाती है, यानी कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो जो कोई वस्तु होता है उसकी कीमत कैसी रहती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, बढ़ती है, नहीं बढ़ती है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि कमी। जब हमारी क्या हो जाएगी, किसी चीज़ की पूर्ति की अधिकता हो जाएगी, यानी कि किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो उसका जो हमारा कीमत है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी टू फॉल सही हो जाएगा। किसी भी कीमत में कमी आ जाएगी अगर उसकी वस्तु की जो मतलब सप्लाई है ज़्यादा होने लगेगी। सपोज दैट अगर बाजार में अभी आलू ज़्यादा आने लगे, जैसे सीजन में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है आलू के सीजन में ना, तो उस समय क्या होता है, जो आलू की सप्लाई की वजह से जो आलू का दाम होता है बहुत नीचे चला आता है। लेकिन जब उसका आलू का सीजन नहीं रहता है तो उसमें क्या रहता है, उसकी मांग जो होती है बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका सप्लाई नहीं रहता है। तो इसमें ही पूछा जा रहा है, जब पूर्ति ज़्यादा रहती है तो वस्तु की कीमत क्या होती है, तो कमी आ जाती है वस्तु की कीमत में, ठीक। और जब पूर्ति कम रहती है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, in the situation of free entry at exit of firm the market price is always equal to, यानी कि फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार मूल्य हमेशा बराबर होता है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम सीमांत लागत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, फॉलोइंग फिगर शो, यानी कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। जो चित्र दिया गया है क्या दर्शाता है? इस चित्र से आप क्या मतलब निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ पर देखेंगे तो चित्र में क्या है, यहाँ पर प्राइस लिखा गया, यहाँ पर डी है, यहाँ पर एक्स है, मतलब एक्स एक्सिस, और नीचे लिखा गया क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की मात्रा। तो ये जो चित्र हमें क्या दर्शाता है, ये चित्र हमें दर्शाता है पूरी तरह से लोचदार मांग, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। ठीक, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड जो पूरी तरह से लोचदार मांग है उचित इसी को दर्शाता है। ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, यानी कि 17वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अ फर्म इन मोनोपोली, यानी कि जब एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है। एकाधिकार से आप जान लीजिए, जब एकाधिकार रहता है तो फर्मों की संख्या एक रहती है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा फर्में होती हैं एकाधिकार की संख्या में एक ही रहती है। मतलब एकाधिकार का मतलब है कोई भी चीज ऐसा है जिसका प्रोडक्शन सिर्फ एक फर्म कर रही है। तो ठीक, तो इसमें फर्मों की संख्या क्या रहेगी मोनोपोली में, मोनोपोली में जो फर्मों की संख्या रहती है वो एक ही रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो आर्म्स इंडस्ट्री है उसमें एक ही फर्म है। ठीक, और जितने भी हमारे मतलब ऐसे कुछ सेक्टर हैं जैसे कि जिसमें क्या है गवर्नमेंट की पूरी मोनोपोली है, यानी कि मोनोपोली मतलब जैसे रेलवे देख सकते हैं, रेलवे कोई और थोड़ी ना चलाता, सिर्फ गवर्नमेंट चलाती है। तो इसका मतलब एक अधिकार है, उसमें कितनी फर्म है, सिर्फ एक फर्म है, सिर्फ गवर्नमेंट है उसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कार्ड, यानी कि स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी मूल्यह्रास, यानी कि डिप्रेशन। इंग्लिश में बोले तो डिप्रेशन, हिंदी में बोले तो मूल्यह्रास। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, द मार्केट स्ट्रक्चर इन व्हिच देयर आर ओनली 2 फर्म्स इज कॉल्ड, यानी कि बाजार की संरचना जिसमें केवल 2 फर्म होने कहा जाता है। जब एक फर्म हो, यानी कि जब केवल 1 फर्म होता है तो हम बोलते हैं मोनोपोली। अब जब 2 फर्म होता है तो हम क्या बोलते हैं, डिओपोली, यानी कि द्वि अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, डिओपोली यानी कि द्वि अधिकार इज करेक्ट। यानी कि जब 2 फर्म होगी तो हम क्या बोलते हैं उसको, द्वि अधिकार, और जब हम एक फर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, तो एकाधिकार, यानी कि मोनोपोली और डुओपोली। इसमें हमारा डुओपोली करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, व्हिच वन इज इंक्लूड द सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सेकेंडरी सेक्टर को इंक्लूड करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि विनिर्माण। विनिर्माण क्या है, विनिर्माण इज अ सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि विनिर्माण एक द्वितीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विद, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मौद्रिक नीति है, किससे संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं जो मौद्रिक नीति है वो हमारी संबंधित है खुले बाजार परिचालन से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए ओपन मार्केट ऑपरेशन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, किन्सियन मल्टीप्लायर एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि किन्सियन का जो गुणक के बीच संबंध स्थापित करता है, किन्सियन गुणक किसके बीच में संबंध स्थापित करता है। जो किन्सियन गुणक है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो हमारे जो निवेश है और आय है उसमें संबंध स्थापित करता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। ऑप्शन नंबर ए यानी कि निवेश और आय इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हीट इज एन इंटरमीडिएट गुड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुड, यानी कि किस ये तो बहुत ही आसान मतलब क्वेश्चन दे दिया है, गेहूं निम्नलिखित में से किस सामान के निर्माण का एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो हम सभी जानते हैं चपाती, यानी कि रोटी बनाने में भी गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है, बिस्कुट में भी और ब्रेड में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है वस्तुओं को ना, तो उसमें जो हमारा आटा है वो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें क्या किया जाता है, एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे कोई भी बता सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज, यानी कि जो एग्रीगेट कुल मांग का मुख्य घटक है, यानी कि जो कुल मांग होता है उसके घटक क्या क्या हैं। तो दोस्तों हम सभी को पता है जो कुल मांग है उसके घटक होते हैं दोस्तों हमारा, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, निवेश। यानी कि जो निवेश होता है वो क्या है दोस्तों, कुल माफ करिएगा दोस्तों, इसमें हमारा हाँ नहीं, ऑप्शन नंबर सी इन्वेस्टमेंट ही सही है, क्योंकि दोस्तों जो निवेश होता है वो क्या है दोस्तों, कुल मांग का मुख्य घटक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.5 एंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹100 करोड़, देन इनकम जनरेशन इन द इकोनॉमी विल बी, यानी कि यदि एमपीसी 0.5 है और प्रारंभिक निवेश 100 करोड़ रुपए है तो अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि होगी। तो जब दोस्तों एमपीसी 0 है और निवेश 100 करोड़ रुपए है, दोस्तों हम सभी को पता है तो अर्थव्यवस्था में जो आय में वृद्धि होगी दोस्तों 200 करोड़ की होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 200 करोड़ आर करेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है, वह है व्हिच वन इज द करेक्ट मेजर ऑफ डिफिशिएंट डिमांड, यानी कि कमी की मांग के लिए कौन सा सही उपाय है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों ए और बी, दोनों ए क्या है दोस्तों इसमें करेक्ट है, बोथ ए और बी आर
करेक्ट इन दिस सिचुएशन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमीज, यानी कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं, यानी कि जो हमारे विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, विकास मतलब विकासशील अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उनके लिए कौन सा बजट सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, घाटे का बजट, यानी कि डिफिसिट बजट इज द बेस्ट फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमीज, यानी कि जो हमारे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं होती है उनके लिए सबसे उपयुक्त बजट होता है घाटे का बजट। ऑप्शन नंबर ए इस वाले क्वेश्चन में करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा, दोनों क्वेश्चन हमारे बजट से हैं। अगर आप सबको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको मैंने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके सारे एमसीक्यू करा रखे हैं, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा सेमेस्टर अर्थशास्त्र है उसके सारे एमसीक्यू प्रश्न मैंने एक वीडियो में करा रखे हैं, जो कि लगभग 1 घंटे का वीडियो हो, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं ये भी बता देता हूँ, मेरे चैनल पे हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स पढ़ाए जाते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले छात्र हमारे चैनल पे जाकर इकोनॉमिक्स की वीडियो देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा बजट से ही है, बजट मैंने अपने चैनल बड़े अच्छे से पढ़ाया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द एक्सपेंडिचर व्हिच डज नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, यानी कि जो वह सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाता है उसे कहा जाता है, यानी कि ऐसा खर्चा या ऐसा व्यय जो सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाता है उसको हम क्या कहते हैं। दोस्तों उसको हम कहते हैं राजस्व व्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज करेक्ट, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाता है। लेकिन कैपिटल क्या करता है, कैपिटल व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, सरकार के लिए संपत्ति बनाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, बजट में इंक्लूड यानी कि बजट में शामिल हो सकता है। तो हम सभी को पता है इसमें हमारा होगा तो जो ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी, क्योंकि बजट में राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, मौद्रिक घाटा ये सभी शामिल होता है। तो ये सभी जो है रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी मतलब रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, व्यापार संतुलन क्या है। तो दोस्तों हम सभी को पता है जो व्यापार संतुलन होता है वो दृश्य वस्तुओं का निर्यात माइनस दृश्य वस्तुओं का आयात होता है, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो दोस्तों ये कुछ आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे। दोस्तों 30 एमसीक्यू आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था 30 एमसीक्यू पूरे हो गए। दोस्तों अगर आप आगे कमेंट करेंगे तो मैं आपको आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में आया है उसको खेल करवाऊंगा। और दोस्तों मैंने अपने चैनल पर PYQ यानी कि जो हमारा झारखंड बोर्ड है उसके 2025, 2024, 2023 के जितने भी PYQ आए थे MCQ उसको मैंने हल करवा दिया है। आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं MCQ जो हमारे पिछले सालों में आए हैं उनकी वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट MCQ कराए हैं, उसको भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो कमेंट करिए, मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा कि आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा और आपका जो पेपर है उसमें आप आसानी से पास हो जाएंगे। मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ें लो।